हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ यार प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड के जो कक्षा 10वीं है, 10th क्लास है, हिंदी मीडियम विज्ञान है। और पहला जो विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे या फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन पढ़ेंगे। और पहला जो टॉपिक है वो है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो वह अभिक्रिया, वो रिएक्शन जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में परस्पर, मतलब होता है आपस में अभिक्रिया करके, मतलब आपस में अभिक्रिया करके अर्थात दोबारा पुनः मतलब दोबारा व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि दिखा रखा है यहाँ पे नीचे कि एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ से जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो एवं निर्मित जो पदार्थ है उसके भौतिक, जो उसका भौतिक गुणधर्म है और जो उसका रासायनिक गुणधर्म है, उसका जो मूल पदार्थ है वो बहुत भिन्न हो जाता है, वो बहुत अलग हो जाता है। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कि जो सोडियम है, सोडियम धातु को वायु में जलाने पर सोडियम ऑक्साइड का जो सफ़ेद चूर्ण होता है वो प्राप्त होता है, मतलब उसकी राख प्राप्त होती है सफ़ेद कलर की, जिसके भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुणधर्म क्या है, सोडियम धातु के गुणों से सर्वथा क्या है, भिन्न है, बिल्कुल अलग है। देखो, अभिक्रिया में जो अभिक्रिया करना शुरू कर देते हैं उनको बोलते हैं अभिकर्मक, यानी अभिक्रिया करने वाले। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन कर रहे होते हैं। और अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोडक्ट। ठीक है। उपरोक्त ऊपर जो अभिक्रिया दी गई है उस अभिक्रिया में जो सोडियम है, ऑक्सीजन है, वो अभिकारक है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जो ऑक्साइड है वो है उत्पाद यानी प्रोडक्ट है इस अभिक्रिया का। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित परीक्षणों, ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये अभिक्रिया कौन सी है, यानी ये अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। पहली चीज़ तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी कोई अभिक्रिया होगी तो अगर उसमें अवस्था का परिवर्तन हो रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन के लिए गैसों का निष्कासन, गैसों का निकलना। ताप में परिवर्तन, यानी टेम्परेचर जो उनका ताप है उसमें परिवर्तन। एक होता है अवक्षेप का निर्माण होना। अवक्षेप का मतलब होता है कोई अगर अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो, मान लो दो पदार्थ हैं, दो यौगिक है, तो एक यौगिक दूसरे में अगर मिक्स नहीं हो रहा तो वो नीचे तली पर बैठ जाता है, तो उसको तो बोलते हैं अवक्षेप, और उस प्रक्रिया को हम आगे पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको प्रतीकात्मक निरूपण करना, मतलब प्रतीकों के द्वारा उसको निर्धारित करना, उसको रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो यूज़ होने वाले पदार्थ हैं अभिकारक होंगे, और क्रिया जो कारक है यानी अभिकारक यानी क्रिया करने वाले जो कारक है वो, और जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ है यानी उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन जो है और जो ऑक्सीजन है उसकी जो अभिक्रिया है उससे जल का निर्माण होता है। इसकी रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, यानी जल का निर्माण होता है जिसे उत्पाद बोलते हैं, और ये अभिकारक है। इस समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं क्योंकि ये शब्दों के रूप में लिखा हुआ है। रासायनिक जो प्रतीक हैं, सिंबल जो हैं, उनको सूत्रों के सहायता से जो शब्द दिए गए हैं उन अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखा जा सकता है। देखो सिंबल के रूप में, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा था, अब ये H2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखा हुआ है, और जो ये क्या है, ये अभिकारक है। और जो इसमें बीच में लिखा हुआ है ना G, ये दिखाता है कि ये इनकी अवस्था कैसी है, गैस है। ये दोनों मिलकर जो उत्पाद बना रहे हैं H2O, वो भी एक गैस है। आगे लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो हैं, जो अभिक्रिया करने वाले हैं, और जो उत्पाद है उसमें परिवर्तन होता है, तो उनके मध्य, उनके बीच में एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो जो अभिकारक हैं उनके बीच एक प्लस का निशान लगाते हैं, योग का निशान लगाते हैं, और लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया जाता है। और इसी प्रकार जो उत्पाद हैं उनके बीच भी क्या किया जाता है, योग किया जाता है, और चिन्ह लगा करके उन्हें राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ पर उसको लिख दिया जाता है। तीर का जो सिरा होता है वो उत्पाद की ओर इशारा करता है कि उत्पाद उस तरफ है, और तथा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, यानी अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है।
उदाहरण, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को Mg से, ऑक्सीजन को O2 से अभिक्रिया कराने पर जो प्राप्त होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसकी अभिक्रिया निम्नलिखित होगी, इस तरीके से होगी। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये अभिकारक हुए और ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक उत्पाद है। और ये तीर का निशान दिखा रहा है कि जो अभिक्रिया है वो किस तरह शो हो रही है, उत्पाद की बनने की शो हो रही है। ऊपर जो अभिक्रिया दी गई है, समीकरण के दोनों ओर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हैं और उनके जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। तो इस समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, असंतुलित है, यानी दोनों तरफ परमाणु जो है बराबर नहीं है। तो इसको असंतुलित समीकरण या फिर कंकालीय समीकरण कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसका क्या महत्व है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है उसका न तो निर्माण होता, ना तो कोई द्रव्यमान बनता है, और न ही उसका नुकसान या विनाश होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके पहले और उसके बाद में प्रत्येक जो तत्व होगा उसके परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान रहती है। इसीलिए हमें असंतुलित समीकरण को संतुलित करना ज़रूरी होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्योंकि एक नियम है कि दोनों की जो, क्योंकि द्रव्यमान कभी ख़त्म भी नहीं होता, कभी बनता भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। इसी को द्रव्यमान का संरक्षण नियम भी कहते हैं। आगे है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित करने में जो प्रयुक्त चरण है, क्या क्या करना होता है पहले। तो सबसे पहला चरण है, सबसे पहले असंतुलित समीकरण को लिखकर और सूत्र के चारों तरफ कोष्ठक लगाकर बना दीजिए, ताकि हम अंदर उसमें कोई चेंज ना कर सकें। दूसरे चरण में जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसमें उपस्थित विभिन्न जो तत्व हैं उनके परमाणु की एक सूची बना लीजिए कि कितने परमाणु हैं। तीसरे चरण में अब उस तत्व या यौगिक जिसमें संतुलित करना प्रारंभ कीजिए, जिसमें करना है, जिसे अधिकतम संख्या में परमाणु उपस्थित है। जो सबसे ज़्यादा संख्या में है पहले उसको करें। चौथे चरण में इसके बाद समीकरण जो है उसको पुनः देखकर, दोबारा देख करके अन्य तत्वों को भी उसी के अनुसार असंतुलित जो है उन्हें ज्ञात कीजिए कि कौन से असंतुलित बचे हुए हैं एक को करने के बाद। चरण 5 में एक बार पुनः देन दोबारा देखें कि कोई और तत्व असंतुलित तो नहीं बचा, यदि है तो उसे भी संतुलित कर लीजिए। चरण 6 में अंत में जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसका परीक्षण करते हैं और उस की समीकरण के दोनों तरफ जो तत्व हैं उनके परमाणु बराबर है या नहीं। उदाहरण के तौर पर जो N है और H2O है या सोडियम, ये जो सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, ये असंतुलित समीकरण है। तो इनको जब हम बैलेंस करते हैं तो देखो सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसमें, हाइड्रोजन में है, तो पहले हाइड्रोजन का करें। तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हैं, और इधर कितने हैं, 2 और 1 3 है, तो बराबर नहीं है। तो अगर हम सोडियम के आगे यहाँ पे 2 लगा दें तो ये हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4। तो इधर हमने हाइड्रोजन के आगे भी हमने 2 लगा दिया ताकि वो भी 4 हो जाए, तो इस टाइम पे हाइड्रोजन इक्वल हो गए। लेकिन हमने देखा कि जो सोडियम है और ये वाला सोडियम था, यहाँ पे 2 नहीं था, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ भी हमने 2 कर लिया। अब आप देखोगे कि सारी चीज़ संतुलित हो चुकी हैं। आगे है रासायनिक समीकरण को अधिक ज्ञानवर्धक बनाना। रासायनिक समीकरण के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए हम कुछ और ऐड कर देते हैं उसमें, जैसे जो अभिकारक है या फिर उत्पाद है उनका जो भौतिक अवस्था है, यानी उनकी अवस्था कैसी होगी, निम्नलिखित प्रतीक, जो प्रतीक दिए गए हैं उनके आधार पर उन्हें प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे मान लो कोई ठोस है तो उसके लिए S लगाते हैं, S का मतलब होता है सॉलिड। कोई द्रव है तो उसके लिए L लगाते हैं, L का मतलब होता है लिक्विड। अगर कोई चीज़ जल में मिला रखी है आपने, जलीय विलयन में है, तो उसके लिए AQ लगता है, जिसका मतलब होता है एक्वस। गैस के लिए G का यूज़ होता है, क्योंकि गैस बोलते हैं उसको। अथवा जो तीर का निशान है ऊपर की तरफ अगर होता है तो वो दिखाता है कि ये निशान, ऊपर का निशान की गैस का निकलना दिखाता है। और अवक्षेपण के लिए S दिखाता है सॉलिड के लिए, और या फिर PPT दिखाता है। PPT का मतलब, या फिर माइनस जो नीचे की तरफ तीर का निशान है वो दिखाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ है वो नीचे की तरफ बैठ रही है। अब ये अभिक्रिया दिखा रखे हैं, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। तो ये पूरा और ज्ञानवर्धक है, और ज़्यादा डिटेल्स इसकी दे रखी है इस रिएक्शन के आधार पर। आगे है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण यानी ऊर्जा है उसमें परिवर्तन के लिए किसी उत्प्रेरक का मतलब होता है जो अभिक्रिया को तेज कर देता है, जल्दी कर देता है, तो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो उसे इस तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं।
उदाहरण के लिए देखो CS2 करके एक कंपाउंड है, उसमें यौगिक है, उसमें H2 जब हम मिलाएंगे तो जो PT लिखा हुआ है, PT यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है और ये बना रहा है उत्पाद। आगे है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रयुक्त हैं चीज़ें दी गई हैं, ताप या फिर दाब, उसका उल्लेख तीर के चिन्ह के द्वारा ऊपर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए देखो दिखा रखा है, ये टेम्परेचर दिखा रखा है, ये प्रेशर दिखा रखा है, तो तीर के ऊपर नीचे दिखाते हैं और ये रिएक्शन को दोनों साइड दिखा रखा है। आगे है कि अभिक्रिया में जो प्रयुक्त पदार्थ हैं उनकी सांद्रता, मतलब वो कितने ज़्यादा मतलब मजबूत, मतलब ज़्यादा पार्टिकल हैं एक में या नहीं, उसको व्यक्त कराने के लिए भी दो चीज़ यूज़ होते हैं, या तो कमी है या फिर सांद्र है। मतलब पानी के अंदर मान लो चीनी मिला ली तो मिठास कितनी, अगर ज़्यादा मिठास है तो वो ज़्यादा सांद्र होगा, कम मिठास है तो कम सांद्र यानी तनु होगा। तो लिख देते हैं कि तनु का मतलब होता है वो उतना उसमें असर नहीं करेगा, तनु का मतलब होता है असर कम है। जैसे हमने पानी में तेजाब मिला दिया तो तेजाब असर कम कर रहा है तो उसको तनु बोल देंगे, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा मिला हुआ है। आगे लिखा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब होता है एक ऐसी अभिक्रिया जो मान लो अभिक्रिया बन के उत्पाद तो बना रही, लेकिन उत्पाद वो वापस जो अभिकारक है उसको भी वापस बना सकती है, उसको बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, रिवर्स हो जाती है। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया जो है उसकी जो दर होती है उसको व्यक्त करने हेतु इसके साथ दर नियतांक कुछ मान लगा दिए जाते हैं, या फिर तीर के निशान को ऊपर अभिक्रिया के प्रकार जो तीव्र और मंद उसको भी शो कराते हैं कि जल्दी से हो रही है अभिक्रिया या फिर कम स्पीड में हो रही है। आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रिया के कारण होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन हैं उनके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। पहली जो अभिक्रिया होती है वो होती है रासायनिक या फिर संकलन अभिक्रिया, जिसमें कोई चीज़ जुड़ता है। देखो, संयोजन अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकर्मक जो अभिकारक हैं वो परस्पर आपस में मिलकर संयुक्त होकर यानी जुड़कर एकल यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो दिखा रखा है कि उदाहरण के लिए कैल्शियम आयड जो ऑक्साइड है वो जल के साथ तेज गति से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालता है, उत्पन्न करता है। तो ये देखो दो चीज़ जुड़ी हैं और एक चीज़ बना रहे हैं, तो ये अभिक्रिया का एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज़ को हम तोड़ते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एक जो अभिकारक है यानी अभिकारक उसमें एक होता है और उत्पाद उसमें दो या दो से अधिक बनते हैं, टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न होते हैं। अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है या फिर प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है या फिर विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता होती है। और ये अभिक्रियाएं अनुक्रमणीय है, मतलब एक बार आपने अगर बदल दी तो वापस नहीं होंगे। अनुक्रमणीय का मतलब ये वापस नहीं होंगे। अतः ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? तो अगर हम ऊष्मा से तोड़ रहे हैं तो उस पर ऊष्मीय अपघटन बोलेंगे यानी तोड़ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो यौगिक होता है वो ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जब उसको हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है जो निकल जाती है उत्पाद के रूप में। इस अभिक्रिया का जो प्रयोग है विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जैसे सीमेंट उद्योग में आदि में इनका उपयोग किया जाता है। अगला है अपघटन तो कर रहे हैं लेकिन विद्युत के द्वारा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कर रहे हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक जो है उसके जलीय विलयन, जो जलीय विलयन होता है मतलब उसको पहले पानी में डाल के उस विलयन को और फिर उसमें करंट डालते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं, तो गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर ये दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित या टूट जाता है। इसे विद्युत अपघटन कहते हैं प्रोसेस को। और इस प्रक्रम यानी प्रक्रिया में जो धन आयन है पॉजिटिव वाला कैथोड पर और ऋण आयन वाला एनोड पर चिपक जाता है, ये एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उदाहरण, जब अम्लीय जल होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल जो है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विघटित यानी टूट जाता है। यानी जल के अंदर हम करंट डालेंगे, प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। हाइड्रोजन जाएगी कैथोड पर और ऑक्सीजन जाएगी एनोड पर। मतलब जो पानी के अंदर दो रोड हमने डाली हैं, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव, तो
एनोड पॉजिटिव होती है तो उस पर ऑक्सीजन जाएगा जो कि नेगेटिव है, और कैथोड नेगेटिव होती है, कैथोड माइनस का होता है तो उस पर हाइड्रोजन चला जाता है। एक अपघटन होता है प्रकाश की वजह से, जिसको प्रकाशीय अपघटन बोलते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया होती है तो सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। मतलब प्रकाश के द्वारा अपघटन हो रहा है, टूट रही है। उदाहरण के लिए जो Ag है, सिल्वर क्लोराइड जो है, उसको अगर प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है वो कम क्रियाशील पदार्थ तत्व के यौगिक में से कम क्रियाशील जो तत्व है उसके परमाणु को हटा देता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, जो एक को हटा रही है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें एक या अधिक सक्रिय तत्व क्या है अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील को उसके यौगिक से विलयन से विस्थापित कर देते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो कॉपर और सल्फेट से हटा करके आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग हटा देगा। एक होता है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक जो है उनके बीच जो आयन है, यानी अपने माइनस माइनस वाले पार्ट हैं पॉजिटिव के, वो एक दूसरे में आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, जिससे जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है वो कहलाती है। जैसे सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, तो दोनों ने सोडियम ने अपने सल्फेट छोड़ा, बेरियम ने अपना क्लोराइड छोड़ा और एक्सचेंज कर लिया, तो उसमें बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है, इसमें नीचे बैठ जाता है और सोडियम जो क्लोराइड है वो ऊपर तली में तैरता रहता है। तो जो सफ़ेद अवक्षेप बनता है, मतलब नीचे जो बचा हुआ हिस्सा होता है, पड़ा हुआ हिस्सा होता है, वो क्या होता है, अवक्षेप होता है, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का हटना। मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन हट रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहते हैं, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है ऑक्सीजन हट रहा है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया में किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन निकल रहा है तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम के अंदर अगर हम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड ऑक्सीजन बना, सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर के सोडियम ऑक्साइड बना, और ये उपचयन अभिक्रिया है। अपचयन क्या है कि किसी पदार्थ में जो ऑक्सीजन होता है उसका निष्कासन यानी निकालना अथवा हाइड्रोजन के योग अपचयन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, इसमें पोटेशियम क्लोरेट है और इसे तोड़ करके क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड अलग बन रहा है और ऑक्सीजन उससे अलग हो गया, तो ये अपचयन की अभिक्रिया है। आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी भी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित हो रहा है, यानी एक में ऑक्सीजन जुड़ रही है और दूसरे में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है या फिर हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों अगर होते हैं तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी दोनों इसके अंदर हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर जिंक ऑक्साइड है, उसका ऑक्सीजन निकल करके वो जिंक में बदल गया, तो ये अभिक्रिया तो अपचयन होगी क्योंकि ऑक्सीजन उससे हट गई। और दूसरी ही तो चीज़ तौर पर जो कार्बन है उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये उपचयन कहलाएगा। तो ये दोनों अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स ऑक्साइड। यहाँ पे ZnO जो है वो उपचयित होकर Zn में बदला है और कार्बन उपचयित होकर किसमें बदला है, कार्बन में बदला है, कार्बन ऑक्साइड में। उष्मा, अब देखो आगे जो अभिक्रिया है, एक होती है उष्मा छेपी, एक होती है उष्मा शोषी। मतलब एक तो उष्मा निकालती है और एक उष्मा ग्रहण करती है। तो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो उष्मा परिवर्तन के साथ साथ पूरी होती हैं, संपन्न होती हैं। उष्मा छेपी अभिक्रियाएं जो होती हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा निर्मुक्त यानी निकल जाती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें से उष्मा निकलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो ग्रेफाइट है, अगर उसको जलाएंगे यानी ऑक्सीजन उसको देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और 94 किलो कैलोरी इससे उष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। यह एक उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्मुक्त यानी ऊर्जा इसमें निकलती है। आगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा जो है उनका अवशोषण किया जाता है, यानी उष्मा को ग्रहण करते हैं पदार्थ,
उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है और एवं ऊष्मा वातावरण से क्या होती आती है, अवशोषित हो जाती है। तो ये नाइट्रोजन में जब ऑक्सीजन मिलेगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और इतनी कैलोरी वो लेती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके इतने कैलोरी लेती है, तब वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ये होगी इसकी उदाहरण। आगे, दैनिक जीवन में आपने उपचन यानी ऑक्सीकरण यानी अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा होगा, जैसे कि संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें जो धातु होती है या फिर वायु की जो ऑक्सीजन होती है या नमी अन्य किसी रासायनिक से धीमी गति से अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे उसको नष्ट करनी शुरू कर देती है, उसको संक्षारण कहते हैं। यानी इसमें धातु के बारे में बात की गई, धातु खराब होती है। उदाहरण के तौर पर लोहे पर जंग लगना या फिर चांदी के आभूषणों का काला पड़ना या उस पर कोई परत का जम जाना आदि क्या हैं? यह कार, पुल, लोहे की रेल, जहाज आदि को बाहरी जो संरचना होता है उसको ढांचे को संरक्षित कर देता है, संचारित कर देता है, खराब कर देता है। और विशेष रूप से ये लोहे के लिए बनी है, सामग्री को, ढांचे को क्या कर देता है, खराब करता है। आगे है विकृत गंधिता। तेल एवं वसायुक्त जो चीज़ें होते हैं, तली हुई जो चीज़ें होती हैं, उनके पदार्थ को लंबे समय तक रख देते हैं हम तो उनके स्वाद में और गंध में बदलाव आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। यदि पके हुए खाद्य पदार्थ को कम ताप पर रखा जाए तो उनमें प्रतिऑक्सी जो BHA ब्यूटाइल कृत जो हाइड्रोक्सी एनिसोल होती है या BHT जो होती है, वो क्या मिलाए जाने पर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस के साथ पैक किया जाता है इनको, और जो विकृत गंधिता को जिससे मतलब रोका जा सकता है, मतलब जल्दी खाना इससे बर्बाद नहीं होता। तो ये चैप्टर पूरा हुआ। अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।